हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीलिम्स वाला उड़ान सीरीज, और वो भी क्या, आधुनिक भारत। आपको पता है कि बीपीएससी में सबसे अधिक क्वेश्चन आधुनिक भारत से आता है। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत पढ़ लेते हैं। पीडीएफ को पढ़ेंगे दो दो बार और आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो शुरू कर ही लेते हैं हम लोग। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भाई, भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आया, वही हम लोग आज जानेंगे। क्या जानेंगे? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जानेंगे, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कौन आया था जी? पुर्तगाली। पुर्तगाली, नामे में गाली लगल है, पुर्तगाली है ना। पुर्तगाली आया था, भारत के शोषण करने लगा, डकैती करता था ये सब। लेकिन वे अंग्रेज ही थे जो विशाल भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहे। लेकिन अगर विशाल भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करना हो तो अंग्रेजे था जो सफल रहा भारतीय क्षेत्र पर, और औद्योगिक युग की अग्रणी शक्ति बनकर उभरे, है ना। मतलब औद्योगिक युग का अग्रणी शक्ति बनकर उभरा था अंग्रेज सब। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अब पता कीजिए कि यूरोपीय लोग भारत क्यों आना चाहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय लोग भारत क्यों आना चाहते थे जी, तो चलिए इसका कारण बताते हैं आप लोग को। यूरोपीय और भारतीयों के बीच में सीधा संपर्क पुनः स्थापित करना। यूरोपीय और भारतीयों के बीच में सीधा संपर्क पुनः स्थापित करना, यानी पहले से यूरोप और भारत के बीच में व्यापार होता था, तो ये व्यापार जो है फिर से, पहले होता था स्थल मार्ग से, है ना। कस्तुनतुनिया पर जो है अधिकार हो गया, उस समय से व्यापार नहीं हो रहा था। तो यूरोपीय और भारतीयों के बीच में सीधा संपर्क पुनः स्थापित करना, ठीक है। और वे अरब मुस्लिम मध्यस्थों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। अरब मुस्लिम मध्यस्थ पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। चलिए आगे, अगला पॉइंट। मसाला, चाय, रेशम और कीमती रत्नों जैसे भारतीय वस्तुओं तक आसान पहुंच, जिसकी दुनिया भर में उच्च मांग थी। मसाला, चाय, रेशम और कीमती रत्न जैसे कि भारतीय वस्तु पर आसान पहुंच हो, और इस सब का दुनिया भर में उच्च मांग था। पुनर्जागरण की भावना ने जहाज निर्माण, नौवहन में प्रगति के साथ मिलकर सभी यूरोपियों को समुद्र का पता लगाने और पूर्व तक पहुंचने के लिए उत्सुक बना दिया। पुनर्जागरण की जो भावना थी उसको पूर्व तक पहुंचने के लिए उत्सुक बना दिया था, यह भी एक कारण था। चलिए, यूरोप में इस अवधि के दौरान कई क्षेत्रों विशेषतः आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि देखी गई। यूरोप में इस अवधि के दौरान क्या हुआ? आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि हुआ था, है ना। चलिए, इस आर्थिक समृद्धि क्या किया? विलासिता की वस्तुओं, विशेष रूप से खाना पकाने और संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले मसाला के मांग को बढ़ा दिया। जब वहाँ के लोगों की विलासिता, आर्थिक समृद्धि हुआ तो लोग विलासिता भरा जीवन जीने लगे, है ना। तो खाना पकाने और संरक्षण के लिए मसालों की मांग। दोस्तों, ठंडा के देशों में जो लोग ज़्यादा मीट मछली खाते हैं तो उसको संरक्षित कर सकते हैं मसाला से, तो मसाला की मांग को बढ़ा दिया, है ना। चलिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुंचे? अब सवाल तो बनता है भाई कि बहुत सारा यूरोपीय कंपनी था, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुंचे भाई? तो इसका कारण देख लीजिए। पुर्तगाल ने इस्लाम के खिलाफ अपने प्रतिरोध में, पुर्तगाल जो है इस्लाम के खिलाफ अपने प्रतिरोध में ईसाई जगत का नेतृत्व करता था। ईसाई जगत का कहता कि हम ईसाई जगत का नेतृत्व करेंगे। इस प्रकार वे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। सब भौगोलिक क्षेत्र में अपन प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे, है ना। दूसरा कारण क्या है? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उसका लोग बोलवे करता है हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी को क्या बुलाया जाता था? नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। उनको जो है वर्ष 1454 में पोप निकोलस V द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था। हेनरी को क्या मिला था? अधिकार पत्र 1454 में, जिससे उन्हें भारत तक के पूर्वी तटों का अन्वेषण का अधिकार मिल गया। पूर्वी तट के अन्वेषण का क्या मिल गया? अधिकार। आगे है वर्ष 1497 ईस्वी में टार्डेसिलस की संधि। 1497 में क्या हुआ? टार्डेसिलस की संधि हुआ था 1494 में, और 97 की बात कह रहा है। उसके अनुसार
पुर्तगाल और स्पेन ने गैर ईसाई दुनिया को केप बर्डे द्वीप समूह से 1300 मील पश्चिम में अटलांटिक में काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया, है ना। ये पुर्तगाल और स्पेन जो है अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा अपने को विभाजित कर लिया था, पुर्तगाल और स्पेन ने, है ना। संधि क्या था? टार्डेसिलस की संधि 1494 में हुआ था। कहाँ से दूर है? गैर ईसाई दुनिया के केप बर्डे द्वीप समूह से 1300 मील पश्चिम में ये है, अटलांटिक में काल्पनिक रेखा है ना। पुर्तगाल को क्या मिला? रेखा के पूरब में। पुर्तगाल को क्या मिला? रेखा के पूरब में दावा करने का और कब्जा करने का अधिकार मिल गया, जबकि स्पेन को मिला पश्चिम में। पुर्तगाल को पूरब में, स्पेन को पश्चिम में। पश्चिम में स्पेन ऐसा कर सकता था। इस विभाजन ने भारत के आसपास के जल क्षेत्रों में पुर्तगाली उद्यमों के लिए मंच तैयार कर दिया। जब ये विभाजन हुआ, पुर्तगाल लोग पूरब में पड़ गया तो पुर्तगाली उद्यमों के लिए मंच तैयार कर दिया, इसलिए पुर्तगाल पहले आया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वर्ष 1487 में बार्थोलोमियो दियाज ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था। आपको पता है बार्थोलोमियो दियाज ने केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था। किस चीज़ का? केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था। इससे भारत समझ कर अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंच गया। ओकरा जो है ना, भारत समझ लिया, अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंच गया। हालांकि मई 1498 में पुर्तगाल अंत भारत पहुंचा। कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में महत्वपूर्ण पुर्तगालियों के आगमन का कालानुक्रम। महत्वपूर्ण पुर्तगाली के आगमन कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1501 में, 1498 में तो वास्को डी गामा आया ही था। 1501 में पुनः भारत आया और किन्नौर में एक व्यापारी कारखाना स्थापित किया था। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डी गामा के बारे में और जान लीजिए। 1498 में अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में भारत पहुंचे। केप ऑफ गुड होप पहुंच गया था वो भी वास्को डी गामा। तो बाद अब्दुल मजीद जो है गुजराती नाविक मिल गया, तो उसके सहायता से कहाँ पहुंचा? केरल के कलिकट बंदरगाह पर। वहाँ पर उसको जमोरिन द्वारा दोस्ताना स्वागत किया गया, जिसके माध्यम से वह काली मिर्च क्या लेके गया? काली मिर्च के व्यापार से भारी मुनाफा हासिल किया सक्षम हुआ। यहाँ से काली मिर्च और बहुत सारा जो है ले गया, तो काली मिर्च के व्यापार से उसको भारी मुनाफा मिला। क्या मिला? भारी मुनाफा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वास्को डी गामा 3 बार भारत का दौरा किया। कब कब बताइए? 1498, 1501 और 1524 में। उसने तीसरी बार आगमन के बाद, तीसरी बार जब आगमन हुआ तो उसके 3 महीना बाद 1524 में कोचिन में उसकी मृत्यु हो गई। आहा, 3 बार दौरा किया, कोचिन में मर गया। लगता है कोचिन ठीक से नहीं पढ़ा था क्या? पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल के चलिए कैब्रेल के बारे में जान लेते हैं। मसाला के व्यापार के लिए यात्रा शुरू किया था और सितंबर 1500 में कलिकट में एक कारखाना स्थापित किया। सितंबर 1500 में कलिकट में एक कारखाना स्थापित किया था कैब्रेल। जब कलिकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया ना, तो संघर्ष शुरू हो गया, जिससे पुर्तगाली हताहत हुए। जब कलिकट में पुर्तगाली कारखाना पर हमला हुआ तो पुर्तगाली हताहत हो गए। जवाबी कार्रवाई में कैब्रेल क्या किया? अरब व्यापारियों के जहाज को जब्त कर लिया। कहा कि अरब व्यापारी के जहाज के जब्त कर लेते हैं, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। कैब्रेल ने अरब व्यापारी जहाज को जब्त कर लिया, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। माल जब्त कर लिया गया और जहाज़ों को जला दिया गया। कैब्रेल द्वारा कलिकट पर बमबारी की गई। कैब्रेल क्या किया? कलिकट पर बमबारी भी किया। अब देखिए क्या होता है आगे। कलिकट पर बमबारी तो हो गया है, आगे देखते हैं। संघर्ष के बावजूद कैब्रेल ने बाद में कोचिन और किन्नौर में स्थानीय शासकों के साथ अनुकूल संधियों पर सफलतापूर्वक बातचीत की। संघर्ष होने के बावजूद भी कैब्रेल क्या किया? कोचिन और किन्नौर में स्थानीय जो शासक थे उससे सफलतापूर्वक बातचीत की अनुकूल संधियों द्वारा। चलिए अगला है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सबसे पहला गवर्नर यही माना जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपको याद रखना FAN, फैन। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा अल्बुकर्क, तीसरा नील्नो दी कुन्हा, फैन। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
अल्बुकर्क निन्नो दी कुंजी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जान लेते हैं। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का गवर्नर बनाया। कब बना? 1505 में। अल्मीडा का मिशन क्या था? पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करना था और मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना था। जो अरब मुस्लिम व्यापार थे उसको नष्ट करना था और अदन, हरमुज और मलक्का पर कब्जा करना था। उन्हें अजादीबा, कोचिन, किन्नौर और किलवा में किले बनाने की सलाह दी गई थी। कहाँ पर? अंजादीबा, कोचिन, किन्नौर, किलवा में किला बनाने की सलाह दी गई थी। चलिए अब हम लोग भी देखते हैं आगे। जमोरिन के विरोध और मिस्र के मोमेलुके सुल्तान की धमकी का सामना करना पड़ा था बेचारे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। वेनिस के व्यापारियों के समर्थन में से मिस्र वासियों ने पुर्तगाली हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए एक बेड़ा खड़ा किया। क्या किया? बेड़ा खड़ा किया। 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना द्वारा द्वीप के पास एक नौसैनिक युद्ध में एक पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हरा दिया गया। 1507 में क्या किया? कौन कौन मिल गया था? मिस्र और गुजरात के संयुक्त नौसेना जो है मिल गया और द्वीप के पास जो है नौसैनिक युद्ध में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हरा दिया गया। समझे? पुर्तगाली स्क्वाड्रन को हरा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बेचारा अल्मीडा के बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस युद्ध में अल्मीडा के बेटे की मृत्यु हो गई थी। अल्मीडा ने 1508 में दोनों सेनाओं को कुचलकर अपनी हार का बदला लिया। ये दोनों के मिस्र और गुजरात की सेना को कुचल दिया, बाद में अपनी हार का बदला ले लिया। अल्मीडा का उद्देश्य क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का उद्देश्य था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये बहुत फेमस है। कार्टे सिस्टम जो है अल्मीडा लगाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। हिंद महासागर में स्वामी बनाना था। सोचिए, हिंद महासागर ओकरे था जो स्वामी बन रहा था। अल्मीडा का उद्देश्य था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा का उद्देश्य ब्लू वाटर पॉलिसी। चलिए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अल्बुकर्क के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अल्फांसो अल्मीडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में सफल हुए। उन्हें पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्मीडा को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अल्बुकर्क आया है। अल्बुकर्क क्या गुल खिलाता है? चलिए देखते हैं अल्बुकर्क क्या गुल खिलाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा अल्बुकर्क के लिए। आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज में। चलिए दोस्तों, हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण बनाए रखने के लिए मालाबार, मलक्का के साथ लाल सागर में सफलतापूर्वक अड्डे स्थापित किए। अल्बुकर्क क्या किया? हारमुज में, मालाबार में, मलक्का के साथ लाल सागर है ना, भूमध्य सागर, लाल सागर, तो लाल सागर में सफलतापूर्वक अड्डे स्थापित किए। उन्होंने अन्य जहाज़ों के लिए कार्टे सिस्टम शुरू किया। कहीं कार्टे सिस्टम जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा शुरू किया था तो कहा कि अन्य जहाज को भी कार्टेज देना पड़ेगा। कार्टेज मतलब अधिकार पत्र होता है कि आप समुद्र में व्यापार कर सकते हैं। 1510 में एक इम्पोर्टेंट काम किया है, याद रखिएगा। 1510 में क्या किया है? बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये अल्बुकर्क हुआ, जो सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बना। भारतीय क्षेत्र पहला कौन बना? गोवा। सबसे पहले गोवा, सबसे बाद में गोवा आजाद हुआ था। तंबाकू और काजू ऐसी नई फसलें या नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किसमें लाई गई? नारियल के बेहतर वृक्षारोपण किसमें लाई गई? तंबाकू और काजू, है ना। कहा था तंबाकू पुर्तगाली की देन है। आलू, तंबाकू, काजू, नारियल, है ना। नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किसमें लाई गई? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ईसाई जगत के पुर्तगाली नेतृत्व के कारण मुसलमानों को घोर उत्पीड़न हुआ। मुसलमान को क्या हुआ? घोर उत्पीड़न। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अल्बुकर्क क्या किया? वाह, ये वो काम किया, सती प्रथा को समाप्त करने मैंने कोशिश किया होगा अल्बुकर्क ने। और पुर्तगाली पुरुष को कहा कि स्थानीय लोगों से शादी करो। प्रोत्साहित किया पुर्तगाली पुरुष को स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए, है ना।
गोवा और उत्तरी प्रांत में पुर्तगाली निवासी जमींदार बन गए, जिससे नई फसलें और बुनियादी ढांचा शुरू हुआ। क्या हुआ? गोवा और उत्तरी प्रांत में पुर्तगाली जो निवासी था ना, जमींदार बन गया, जिससे नई फसल और बुनियादी ढांचा शुरू हुआ। अब चलते हैं निन्नो दी कुन्हा, निन्नो दी कुन्हा स्वाहा। चलिए निन्नो दी कुन्हा के बारे में चलते हैं हम लोग। वह नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना। कब बना? नवंबर 1529 में। वर्ष 1530 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। कहा कि रे भाई गोवा पर अधिकार हो ही गया, चलो कोचीन में नहीं पढ़ेंगे, अब गोवा में पढ़ेंगे। तो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। गुजरात के बहादुर शाह ने वर्ष 1534 में हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों से मदद मांगी। गुजरात के कौन थे? बहादुर शाह ने वर्ष 1534 में हुमायूं के साथ अपने संघर्ष में के दौरान पुर्तगाली से क्या मांगा? मदद मांगा। उन्होंने बेसिन द्वीप को उसकी निर्भरता के साथ सौंप दिया। बेसिन द्वीप को क्या किया? निर्भरता के साथ सौंप दिया। पुर्तगालियों को द्वीप में एक आधार बनाने का वादा किया। दमन द्वीप में एक आधार बनाने का वादा किया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। 1536 का बात है, जब हुमायूं गुजरात से वापस चला गया ना, तो संबंधों में विकृति आ गई। शहर के निवासियों के पुर्तगालियों से लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। शहर के निवासी जब पुर्तगाली से लड़े तो संघर्ष उत्पन्न हुआ। बहादुर शाह का उद्देश्य क्या था? विभाजन की दीवार खड़ी करना था, जिससे पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू हो। विभाजन की दीवार खड़ी करना, पुर्तगाली के साथ बातचीत शुरू हो, इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। 1537 में क्या हुआ? बातचीत के दौरान गुजरात के शासक को पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बताइए, यही सब बात हुआ। 1537 में गुजरात के शासक को बुलाया और उसको जो है हत्या कर दिया जहाज पर। दा कुन्हा का लक्ष्य क्या था? बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना। बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना किसका लक्ष्य था? दा कुन्हा को। पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में अपना मुख्यालय बनाकर बसाना था। पुर्तगाली नागरिक को जो है हुगली में अपना मुख्यालय बनाकर बसाना था। कहा कि सब लोग पुर्तगाली लोग ब्याह करो यहीं पे, और अब हुगली में अपना मुख्यालय बना करके बसाना था। चलिए, पुर्तगालियों के अनुकूल परिस्थितियाँ क्या थी? पुर्तगाल के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या थी कि पुर्तगाली पहले आया सबसे पहले। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात को छोड़ करके, जिस पर महमूद बेगरा का शासन था, भारत के अन्य सभी हिस्से खंडित राज्यों के अधीन थे। भारत का हिस्सा क्या था? खंडित राज्य था। उनके पास मजबूत नौसेना नहीं थी, है ना, तो आसान हुआ पुर्तगाली के लिए। अरब व्यापारियों में पुर्तगाली ऐसा संगठन में एकता नहीं थी। जैसा एकता पुर्तगाली में था व्यापारी में, वैसा अरब व्यापारी में नहीं था। पुर्तगालियों के जहाज पर भी तोपें थी। पुर्तगाली के जहाज पर तोप था, उन्हें सैन्य बढ़त मिलती थी तोप के कारण। बाबर तोपे के कारण जीत गया था इब्राहिम लोदी से। पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन। पुर्तगाली नियंत्रण के अधीन प्रदेशों का भौगोलिक विस्तार। उनके नियंत्रण के में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे गोवा, दमन और द्वीप, मुंबई, साथ ही दक्षिण में व्यापारिक चौकियों और पूर्वी तट पर सैन्य चौकियों, जैसे चेन्नई में सैन थोम और तमिलनाडु में नागपट्टनम। चलिए आगे देखते हैं। मंगलौर, कलिकट और किन्नौर और कोचीन जैसे शहर पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए। कौन कौन? मंगलौर, कलिकट, किन्नौर और कोचीन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में हुगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती बन गई थी। प्रशासन की संरचना कैसी थी? चलिए देखते हैं प्रशासन की संरचना क्या था। प्रशासन की संरचना में देख लेते हैं। वायसराय प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है, वायसराय प्रमुख होता था। उसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। कितना वर्ष का था पुर्तगाली वायसराय का? 3 वर्ष का। बाद के वर्षों में वायसराय को सचिव के साथ साथ एक परिषद का भी समर्थन प्राप्त था। बाद के वर्ष में क्या हुआ? सचिव के साथ साथ परिषद का भी समर्थन प्राप्त था। अगर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बेदोर दा फेजेंडा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? बेदोर दा फेजेंडा, जो राजस्व, कार्गो और बेड़े के प्रेषण के लिए जिम्मेदार था। बेड़े के प्रेषण, राजस्व और कार्गो के लिए कौन जिम्मेदार था? बेदोर दा फेजेंडा। कार्गो यानी फैक्टर्स की सहायता से कप्तानों का पुर्तगाल के अधीन किले पर नियंत्रण था। पुर्तगाल के अधीन किले पर नियंत्रण किसकी सहायता से था? कार्गो की सहायता से। इसलिए धार्मिक नीति कैसी थी? धार्मिक नीति बहुत खराब था इन लोग का। धार्मिक नीति देख लीजिए।
वे अपने सभी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार करना। भाई ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए आया, मुस्लिम का विरोध करना चाहते थे। पुर्तगाली जो है शुरू में हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे, ठीक है, हिंदू के प्रति शुरू में सहिष्णु थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, धर्मांतरण करने को बढ़ावा दे दिया कि सब लोग ईसाई बनो, और हिंदुओं पर अत्याचार किया। देखिए क्या किया है पुर्तगाली लोग, समुद्री डकैत था ये सब, और हिंदू पर भी अत्याचार किया। कोई धर्म के साथ ठीक से नहीं रहा, मुस्लिम के साथ वही हाल है। चलिए, पादरी रोड रोड रोडक्लफो एक्वा विवा और एंटोनियो मोनसेरेट को वर्ष 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दौरान में भेजा गया था, ठीक है ना। इस सबको पादरी रोडक्लफो एक्वा विवा एंटोनियो मोनसेरेट को 1580 में किसके दौरान भेजा गया, अकबर के दरबार में, और उन्हें के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। हालांकि लगातार प्रयास के बाद भी अकबर को परिवर्तित करने की पुर्तगाली उम्मीदें कभी भी वास्तविक नहीं बन पाई। अकबर नहीं माना वो लोग से, ठीक है किया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध कैसा था पुर्तगाली का। अकबर और जहांगीर ने पादरियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। पादरियों के साथ कैसा व्यवहार किया, सम्मानपूर्वक, देखिए, जिससे शुरुआती वर्षों में अच्छे संबंध थे। 1608 में क्या हुआ, 1608 में ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, पता है, और उनका पक्ष लिया, जैसा कि उन्हें दिए गए व्यापारिक सुविधा देकर जाना जा सकता है। जहांगीर जो है बहुत सारा व्यापारिक सुविधा दिया अंग्रेज को। चलिए, पुर्तगाली को हिंद महासागर में उनके, हॉकिंस कहाँ के था, अंग्रेजे के न था, राजदूत। इसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में उनके नए प्रतिद्वंदी अंग्रेजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया था। पुर्तगालियों को हिंद महासागर में, अब अंग्रेज जो आया हॉकिंस ने कहा कि देखो पुर्तगाली से अति है, फरियाद हो जाके पुर्तगाली से, अंग्रेज के को फरियादते हैं। पुर्तगाली समुद्री डकैत के कृत्यों ने भी मुगल सरकार को परेशान किया। कहे थे ना समुद्री डकैत था, ये सब समुद्री डकैत के कृत्यों ने मुगल सरकार को परेशान किया, जिससे संबंधों में तनावपूर्ण हुआ। मुगल के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं था इन लोग का। शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों ने बेसब्री सुविधाएं खो दी। शाहजहां तो और ज़्यादा टेंशन दिया उन्हें, सम्राट अकबर के समय में जो मुगल दरबार से प्राप्त हुआ। शाहजहां कहा कि नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने नमक के निर्माण पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। नमक के निर्माण पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, अपना एक कस्टम हाउस बनाया और तंबाकू पर शुल्क लगाने को सख्ती से लागू किया। तंबाकू पर शुल्क लगाने को सख्ती से लागू करने का शुरू किया। पुर्तगाली जो है क्रूर था, क्या था, क्रूर अमानवीय दास व्यापार में लगे हुए थे। बताइए, दास व्यापार कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद रहे थे। बताइए, ये सब कोई बात हुआ, या जब्त कर रहे थे, उन्हें ईसाई बना रहे थे जबरदस्ती। उन्होंने अपनी गतिविधियों के दौरान मुमताज महल की 2 दासियों को पकड़ लिया था। मुमताज महल के 2 दासी को पकड़ लिया था। बताइए, जवाब में शाहजहां क्या किया कि रुको, हमारे मुमताज महल के दासी को पकड़ लिया है। बंगाल के गवर्नर कासिम खान को पुर्तगाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। 24 जून 1632 को हुगली पर मुगलों की घेराबंदी हुई थी। 24 जून 1632 को क्या हुआ, हुगली पर मुगलों की घेराबंदी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद हुगली पर कब्जा हो गया। हुगली पर क्या हुआ, कब्जा हो गया। पुर्तगाली भाग गए और मुस्लिम पक्षों के 1000 लोग मारे गए। ओहो, लेकिन 400 कैदियों को आगरा में ले गए। कैदियों को इस्लाम अपनाने या गुलाम बनाने का विकल्प दिया गया। पुर्तगाल के 400 कैदी पकड़ाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के 1000 लोग मारे गए, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों के पतन के कारण, भाई पुर्तगाली के पतन क्यों हो गया, क्यों इतना विकसित नहीं कर पाए अंग्रेज के सामने। मिस्र, फारस के साथ साथ उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय ने प्रारंभिक वर्षों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो दी। मिस्र, फारस के साथ जो उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंश था, तो उसका प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। बलपूर्वक धर्मांतरण तो सबसे डेंजर काम है। जैसे धार्मिक नीतियों ने मुस्लिम और हिंदू दोनों शासकों को उसके खिलाफ कर दिया। समुद्री लुटेरा था, तो पुर्तगाल की बदनामी हुआ। हिंसा के अधिक प्रयोग में स्थानीय शासकों को आक्रोश फैल गया, है ना। स्थानीय शासक के साथ भी मिल के नहीं रहता था ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये पेज तो हो गया। चलिए दोस्तों, अगला पेज देखते हैं हम लोग।
बाद में पुर्तगाल ने क्या किया भाई, उपनिवेशवादी गतिविधियों के लिए अपना ध्यान ब्राज़ील पर केंद्रित किया। किस पर? ब्राज़ील पर। जिसके कारण भारतीय क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। कहा कि चलो भाई अब भारत में ज़्यादा दाल नहीं गले, चलो ब्राज़ील चलते हैं। तो भारतीय क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। अब पहले गोवा की तुलना में ब्राज़ील पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य का आर्थिक केंद्र बन गया। अब ब्राज़ील पर ज़्यादा ध्यान देने लगा गोवा के तुलना में। गोवा पर अधिकार था, उतना ध्यान नहीं दिया। स्पेन और पुर्तगाल के संघ ने इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन के युद्धों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत पर पुर्तगाली एकाधिकार को नुकसान अपरिहार्य हो गया। नुकसान तो होबे करेगा भाई। स्पेन और पुर्तगाल के संघ ने इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन के युद्धों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अनौपनिवेशिक शक्तियों डच और अंग्रेजों को अब भारत के समुद्री मार्ग का ज्ञान था। अब डच और अंग्रेज को भी अब समुद्री मार्ग के ज्ञान था। शुरू में तो पुर्तगाल को ज्ञान था, अब डच और अंग्रेज भी कहा कि अरे हमरो पता हो गया भाई रास्ता, अब हम आ रहे हैं, जिससे पुर्तगाल की बढ़त कम हो गई। पुर्तगालियों का महत्व क्या है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के महत्व क्या दिया भारत में। पुर्तगाल के उत्थान ने क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ प्रभुत्व में के यूरोपीय युग की शुरुआत कर दी थी। यूरोप सबसे पहले यही आया यूरोपीय, तो यूरोपीय युग की शुरुआत कर दिया था क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ प्रभुत्व के, जो पहले से ही अपनी पकड़ बनाए हुए थे। चलिए, पुर्तगाली भारत आने वाले पहले विदेशी नौसैनिक शक्ति थे। भारत आने वाले पहले विदेशी नौसैनिक कौन थे? पुर्तगाली। उन्हें जहाज़ों पर तोपें थी। उनके जहाज़ पर क्या था? तोप था, जिससे उन्हें हिंसा के उपकरण का उपयोग करके व्यापार पर एकाधिकार करने में मदद मिला। पुर्तगाल के जहाज पर तोप था, जिससे हिंसा के उपकरण में व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। बताइए, उन्होंने अपने जहाज से क्या किया? बॉडी कवच, मेचलॉक मैन और बंदूक के उपयोग के माध्यम से क्या किया? बंदूक का उपयोग करता था, बंदूक का सैन्य नवाचार का प्रदर्शन किया। नया कहा कि मेरा सैन्य एकदम नवाचार है, नया तरीका है। उन्होंने अपनी पैदल सेना को संगठित करने के लिए स्पेनिश मॉडल का भी उपयोग किया। पैदल सेना को संगठित करने के लिए कौन मॉडल? स्पेनिश मॉडल, जिसे बाद में फ्रांसीसी, अंग्रेज और मराठों ने भी इस तरह की नीतियों का उपयोग करके अपनाया। बाद में क्या किया? फ्रांसीसी, अंग्रेज, मराठा सब अपनाया। बेहतर जहाज निर्माण तकनीकी ने उन्हें हर मौसम में समुद्र में यात्रा करने की मदद किया। बेहतर जहाज निर्माण तकनीकी था तो कोई भी मौसम में समुद्र में जहाज लेके चल जाता था। पुर्तगाल ने शाही शस्त्रागार, डॉकयार्ड बनाए। क्या बनाए? डॉकयार्ड। और पायलटों के लिए एक नियमित प्रणाली बनाई, जिससे हिंद महासागर में उनकी नौसेना का स्तंभ प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग डच पर चलते हैं। पुर्तगाल के बारे में बहुत हो गया, अब हॉलैंड यानी कि डच पर चलते हैं। डच, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए डच पर चलते हैं। डच निवासी, डचों का आगमन और प्रसार। कार्नेलिस डी हाउटमैन, क्या नाम था? कार्नेलिस डी हाउटमैन। क्या किया? वर्ष 1596 में सुमात्रा और बंताम तक पहुंचने वाले पहले डचमैन थे। और पूछेगा कि पहला डचमैन कौन थे, तो कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में। नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वर्ष 1602 में हुआ। नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, है ना। कब हुआ? 1602 में हुआ, जिसके पास व्यापार करने, क्षेत्र पर कब्जा करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध करना भी शामिल था। जो गठन हुआ उसमें क्या क्या था शर्त? कि व्यापार कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं और युद्ध भी कर सकते हैं। डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, है ना। पहला कारखाना कहाँ पे? 1605 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास के पास नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया। भैया पुर्तगाली पहले से बैठैले था, तो अब कुछ कब्जा करना हो तो पुर्तगाली से छीनना पड़ेगा ना। तो मद्रास, चेन्नई के पास जो है नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। नागपट्टनम को, नागपट्टनम से नागलेखा फुफकारने लगा डच। अन्य महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ था? डच कारखाने सूरत में था 1616 में, बिमिलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिंसूरा 1653 में, बारानगर, कासिम बाजार मुर्शिदाबाद के पास, बालासोर, पटना, नागपट्टनम 1658 में, कोचीन 1663 में थे। ये सब अन्य था। ये वे जो है जमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम, बिहार से सोरा,
पता चलेगा बिहार में सोरा की उपलब्धता अधिक थी, बिहार से सोरा। और गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा रेशम, देख रहे हैं गुजरात अभी भी कपड़ा में आगे है, कपड़ा रेशम गुजरात और कोरोमंडल से। बिहार से सोरा और गंगा घाटी से अफीम और चावल ले आते थे। कहाँ से? गंगा घाटी से अफीम और चावल। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। काली मिर्च और मसाला के व्यापार पर एकाधिकार था। और रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम में भी रुचि रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं खाली काली मिर्च, रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम में भी रुचि रखते थे। चल दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। भाई डच के पतन कैसे हो गया ये देखते हैं। डचों का पतन। डच तो ज़्यादा चला नहीं, अंग्रेज के सामने किसी का नहीं चला। डचों की रुचि साम्राज्य निर्माण में नहीं थी, साम्राज्य निर्माण में नहीं था। वे व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते। भाई हमारा साम्राज्य निर्माण नहीं करना है, हमको व्यापार करना है। एंग्लो डच प्रतिद्वंदता, जैसा कि अम्बोजना नरसंहार 1623 में इंडोनेशिया में हुआ था, जैसी घटनाओं में देखा गया बाद में अपने भारतीय क्षेत्रों में हस्तांतरित हो गए। एंग्लो मतलब अंग्रेज और डच में प्रतिद्वंदिता हुआ, कंपटीशन हुआ। कहाँ पे? नरसंहार हुआ 1623 में इंडोनेशिया में, जैसी कि घटनाओं में देखा गया बाद में भारतीय क्षेत्रों में हस्तांतरित हो गया। भारतीय क्षेत्र में, अब भारत में भी ऐसा होने लगा। 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ जी? समझौता के तहत हुआ कि ब्रिटिश इंडोनेशिया पर भी अपने दावे वापस लेने में असहमत हो गए और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से प्रस्थान कर गए। कहा कि भाई चलो हम इंडोनेशिया में ध्यान दे देंगे, जैसे पुर्तगाली लोग ब्राज़ील पर ध्यान दे दिया था। तीसरा एंग्लो डच युद्ध, अंग्रेज और डच के बीच में तीसरा युद्ध क्या हुआ? डच सेना ने बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। डच की सेना बंगाल खाड़ी में अंग्रेजी जहाज़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन 7 साल के युद्ध के दौरान अंततः अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और 1759 में हुगली की लड़ाई जीत ली। अंग्रेज के सामने कोई नहीं चला। हुगली की लड़ाई 1759 में हुआ था। कब हुआ था? यही तो मेन है, हुगली की लड़ाई, जिसे बिदरा की लड़ाई भी कहते हैं, बिदरा की लड़ाई और चिनसुरा की लड़ाई। हुगली लड़ाई को क्या बोलते हैं? बिदारा की लड़ाई या चिनसुरा की लड़ाई के नाम से जाना जाता था। भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया। बेदरा, डच को डरा दिया बेदरा, और अंग्रेजों के उत्थान का कारण बन गया। अंग्रेज भाई सबको हराते चल जाएगा अंग्रेज। 1580 में क्या हुआ? फ्रांसिस ड्रेक भी की दुनिया भर की यात्रा किया। 1580 में फ्रांसिस ड्रेक जो है दुनिया भर की यात्रा किया। और 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजों में उद्यम की नई भावना पैदा कर दी। फ्रांसिस ड्रेक पर दुनिया भर की यात्रा किया था 1580 में फ्रांसिस ड्रेक, और 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेज जीत गया। तो क्या हुआ? उद्यम की नई भावना पैदा हो गई। अब चलिए अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेज के बारे में मेन तो अंग्रेज भी है ना, सबको परेशान किया अंग्रेजी सरकार के बारे में चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ, कौन था महारानी एलिजाबेथ? कब हुआ स्थापना? 31 दिसंबर 1600 को। अगर एक दिन भी लेट हो जाता ना तो हम लोग 1601 पढ़ते। हम समझ रहा है, 31 दिसंबर अंतिम दिन। ईस्ट इंडीज में, कहाँ पे? ईस्ट इंडीज में विशेष व्यापार। ईस्ट में हम लोग हैं तो इंडिया को बोला गया ईस्ट इंडीज, और वेस्ट में वेस्ट इंडीज, जिसको कोलंबस खोजा था। ईस्ट इंडीज में विशेष व्यापार अधिकारों के साथ कौन कंपनी था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। सोचिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी के लिए एक चार्टर जारी किया, जिसे बाद में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में एक फैक्ट्री स्थापित करने, कैप्टन हॉकिंस चलेगा अब वहाँ से, तो 1609 में फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में। सर थॉमस और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में। 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और 1616 में वहाँ पर एक कारखाना स्थापित कर दिया था। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने वर्ष 1612 में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हरा दिया।
कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में क्या किया, पुर्तगाली को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने 1613 में अंग्रेज को कहा कि सूरत में कारखाना स्थापित कर लो, अनुमति दे दिया, है ना। चलिए दोस्तों, पुर्तगाली अंग्रेज, जहांगीर को लगता था कि पुर्तगाली बेस्ट है। जब अंग्रेजवा आया तो कहा रुको ना, हम पुर्तगाली से फरिया लेंगे जहांगीर महोदय, चलिए ना, हमें खाली आप अनुमति तो दीजिए, पुर्तगाली के दाम तुरंत ठीक कर देंगे। तो सूरत पर अधिकार कर लिया पुर्तगाली को हरा करके। सर थॉमस रो, अब थॉमस रो आ जाएगा। थॉमस रो क्या कर रहा है देखिए, जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत था। जेम्स प्रथम का, जो अंग्रेज का जेम्स प्रथम राजा था, उसका मान्यता प्राप्त राजदूत था। कब आया, 1615 में आया और फरवरी 1619 तक रहा, 4 साल रहा। 15 में आया, 19 तक रहा। हालांकि जहांगीर के साथ एक वाणिज्य संधि संपन्न करने में असफल रहा। थॉमस रो को वाणिज्यिक संधि नहीं मिला, असफल रहा। थॉमस रो ने आगरा पर, अहमदाबाद और ब्रोंच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त किए। आगरा, अहमदाबाद और ब्रोंच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिला, कई विशेषाधिकार मिला, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र, अंग्रेजों को गोलकुंडा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार देने के लिए वर्ष 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया था। अंग्रेज को गोलकुंडा में कहा था कि स्वतंत्र व्यापार करेंगे, तो विशेष फरमान मिला गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 1632 में, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बॉम्बे के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज उपहार के रूप में दिया गया, जिन्हें उन्होंने बाद में 1608 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे पश्चिमी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। पता है दोस्तों, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह हुआ, तो पुर्तगाल क्या किया, बम्बई दहेज में दे दिया। बॉम्बे के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था का बम्बई। 1639 में चंद्रगिरी के शासक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि ने मद्रास में एक गढ़वाल फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी। गढ़वाल फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया चंद्रगिरी के शासक ने, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज के किला नहीं था। मसूलीपट्टनम को दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में बदल दिया गया। ये सब अंग्रेजों के फायदा हुआ। यूपीएससी 2022 की बात है, ये 2022 में ऐसा है। ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र, ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र था, है ना। बम्बई मिल गया उपहार में, गोलकुंडा पर उसको फरमान मिल गया, है ना, और चंद्रगिरी के शासक से मिल गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। चलिए दोस्तों, ये पेज भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज में। चलिए, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूर्व की ओर बढ़ाया। देखा कि अब चलो पूर्व की ओर चलते हैं, तो पूर्व की ओर बढ़ाया। और वर्ष 1633 में क्या हुआ, महानदी डेल्टा के हरिहरपुर और बालासोर उड़ीसा में कारखाने स्थापित किए। बालासोर उड़ीसा में कारखाने स्थापित किया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, पूर्व की ओर बढ़ाया गतिविधियों को, ठीक है ना, गतिविधि को पूर्व की ओर बढ़ाया। और 1633 में क्या किया, महानदी डेल्टा के हरिहरपुर और बालासोर उड़ीसा में कारखाना स्थापित कर लिया। और चलते हैं कहाँ कहाँ कब्जा किया भाई। बंगाल में शाह सुजा ने वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दिया कि वार्षिक भुगतान करो, व्यापार करो। हुगली में 1651 में, कासिम बाजार, पटना में कारखाना स्थापित किया। बताओ अंग्रेज कहाँ कहाँ कारखाना स्थापित कर रहा है। विलियम हेजेज, क्या नाम था इसका, विलियम हेजेज ने एक किलेबंदी बस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। जॉब चार्नॉक, पता है ना, जॉब चार्नॉक कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। जॉब चार्नॉक जो है समझौता में सफल रहा, है ना। उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत 1691 में सुल्तानुती में अंग्रेजी कारखाने की अनुमति दी गई थी। 1698 में अंग्रेज जो है 3 गांव, क्या नाम है तीनों गांव के, सूतानूती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी उनके मालिकों से खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे 1698 में, है ना। 1700 में क्या हुआ, इस किलेबंदी बस्ती का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। फोर्ट विलियम रखा गया जब
यह पूर्वी प्रेसिडेंसी जब यह पूर्वी प्रेसिडेंसी पद कलकत्ता की सीट भी बनी और सर चार्ल्स आयर इसके पहले अध्यक्ष बने। पूर्वी प्रेसिडेंसी था कलकत्ता में, है ना, सर चार्ल्स आयर इसके अध्यक्ष बने थे। फारुखसियर का फरमान फारुखसियर को फरमान दे दिया था, पता है आप लोग को? फारुखसियर जो है ना टर्निंग पॉइंट था, वो फरमान दे दिया। उसको एक बीमारी हुआ था फारुखसियर के, तो सुरमन उसको ठीक कर दिया, तो उसको फरमान मिला, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। फारुखसियर जो है 1715 की बात है। जॉन सुरमन ने मुगल सम्राट फारुखसियर से 3 गो फरमान लिया, जिससे कंपनी को बंगाल 3 गो फरमान लिया, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार प्राप्त हुए। फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट था, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसमें बंगाल के अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट, देखिए क्या क्या दे रहा है जी। बंगाल के अतिरिक्त सीमा शुल्क में से छूट, दस्तक जारी करने की अनुमति, कहीं दस्तक भी तुम जारी करो। बताइए कोई बात हुआ? कलकत्ता के पास आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना और हैदराबाद में व्यापार में शुल्क से मुक्ति शामिल थी। हैदराबाद में व्यापार में शुल्क से मुक्ति। चलिए आगे चलते। सूरत में कंपनी को 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर सभी कार्यों से छूट दी गई थी। सूरत में 10,000 रुपये दीजिए, सभी कार्यों से छूट मांगिए। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पर मुगल साम्राज्य में पहचाने जाते थे। बम्बई में ढाले गए जो कंपनी का सिक्का था पूरे मुगल साम्राज्य में पहचाने जाते थे। सोचिए अब सिक्का भी ढालने लगा। चलिए आगे चलते हैं डेनमार्क के बारे में। अंग्रेज के बारे में तो विशेष पढ़ना ही है, थोड़ा सा अंग्रेज पे फोकस डाल दिया है। अब डेनमार्क के बारे में पढ़ते हैं। डेनिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। कब हुआ था? 1616 में। वर्ष 1620 में तंजौर के पास त्रावणकोर में पहला कारखाना स्थापित हुआ। कलकत्ता के पास श्रीरामपुर उस समय की सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी। डेनिश वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे। क्या चीज़ में? मिशनरी गतिविधि में। अब चलिए सबसे लास्ट में फ्रांसीसी, ऐसे स्पेनिश भी आया था। व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। अंतिम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी। अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी थे। कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटल्स, क्या नाम था? कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटल्स। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। किसके समय? लुई 14वां के शासनकाल के दौरान। मंत्री कौन था? कोलवार्ड द्वारा किया गया था। कंपनी को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर कितना साल के लिए? 50 साल का एक अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही अन्य रियायत भी मिली थी। ये सरकारी कंपनी था, पता है ना, फ्रांसीसी वाला। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जो है 1667 में सूरत में स्थापित किया गया। कहाँ पे? 1667 में सूरत में फ्रांसिस केरान द्वारा। किसने किया? फ्रांसिस केरान। केरान जो है, केरान के साथ आए एक फ्रांसीसी व्यक्ति मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त किया था। 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और जो है फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 1673 में क्या हुआ? फ्रांसीसी ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त किया बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से। फ्रांसीसी लोग फ्रांसीसी मार्टिन को 1674 में शेर खान लोदी द्वारा बीजापुर द्वारा पांडिचेरी का स्थान प्रदान किया गया। बाद में पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी का मुख्य केंद्र बन गया। कौन बन गया? पांडिचेरी फ्रांसीसी का मुख्य केंद्र। अन्य महत्वपूर्ण फ्रांसीसी व्यापार केंद्र कहाँ था? माहे में था, कराईकल में था, बालासोर में था। माहे, कराईकल, बालासोर थे जिन्होंने भारत में इनके विस्तार में मदद किया। आगे देखते हैं। वर्ष 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में रेजविक की संधि के तहत इसे फ्रांसीसी को वापस दे दिया गया।
बाद में 1720 और 1742 के बीच गवर्नर लेनोर और डुमास के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी को पुनर्गठित किया गया। अब चलिए कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था। 3 गो कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हैं 1740 से 48। कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया था। किसको दिया गया था? यूरोपीय लोग किसको दिया था? कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया था। यह ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध के कारण यूरोप में हुए एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था। कर्नाटक युद्ध जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो यूरोप में युद्ध हो रहा था उसका विस्तार था। कर्नाटक किसको बोला जाता था? कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को बोला जाता था, है ना। चलिए इसको समाप्ति किस चीज़ से हुआ? अंग्रेज जब हारेगा ना, इसमें अंग्रेज का स्थिति खराब था, डुप्ले हालत खराब कर दिया था, तो अंग्रेज हारेगा संधि उंधी करके फिर से वापस ले लेगा। लेकिन दूसरा कोई हारेगा तो कब्जा कर ही लेता अंग्रेज, जान ही रहे हैं। 1748 में एक्सला सापेल की संधि, क्या नाम था? एक्सला सापेल की संधि हस्ताक्षर हुआ और ये युद्ध समाप्त हो गया, जिससे ऑस्ट्रिया युद्ध को समाप्त कर दिया गया और मद्रास को अंग्रेज को वापस दे दिया गया। बताइए, अंग्रेज हार रहा था इसमें, लेकिन बाद में फिर जीतने लगा तो मद्रास अंग्रेज को वापस मिल गया। संधि का नाम याद रखिएगा, एक्सला सापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉम की लड़ाई द्वारा चिन्हित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉम की लड़ाई द्वारा, जब कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खान की सेना को हराया था। सेंट थॉमस की लड़ाई में क्या हुआ? कैप्टन पैराडाइज जो है एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने, कैप्टन पैराडाइज के तहत जो है छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब को अनवरुद्दीन और महफूज खान की सेना को हरा दिया था। इस जीत ने दक्कन में एक एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को एक अनुशासित सेना की प्रभावशीलता और नौसैनिक बल के महत्व को उजागर किया। ये जीत क्या किया? एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में एक अनुशासित सेना जो है उसका प्रभावशीलता और नौसैनिक बल के महत्व को उजागर कर दिया। चलिए दूसरा कर्नाटक युद्ध देखते हैं 1749 से 54। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफल फ्रांसीसी डुप्ले थे, है ना। डुप्ले था दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले सफल था, बाद में गड़बड़ हो गया। यह युद्ध जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध निजाम उल मुल्क हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ। मतलब हैदराबाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगा? निजामुल उल मुल्क जो है मर गया, तो उसके बाद कौन नया उत्तराधिकारी बनेगा? इस पर जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज इंटरेस्ट लेने लगे। वो बोला कि हमारा पक्षधर होगा, तो वो बोला कि हमारा पक्षधर होगा। दक्कन और कर्नाटक में देखिए, दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया। कौन? फ्रांसीसी। दक्कन और कर्नाटक में कहा कि मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब बनेगा। दक्कन में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब। लेकिन अंग्रेज कह रहा था कि नहीं, नाजिर जंग बनेगा, मुजफ्फरजंग नहीं बनेगा, और चंदा साहिब की जगह पर अनवरुद्दीन बनेगा। अब ये बात पर लड़ाई हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध अंबुर की लड़ाई क्या है? 1749 में हुआ था अंबुर की लड़ाई। 1749 में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों ने अंबुर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को हरा दिया। किसको हरा दिया? अनवरुद्दीन को। अंग्रेज के पक्षधर जो था अनवरुद्दीन, उसको हरा दिया। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। मुजफ्फरजंग फ्रांसीसी पक्षधर के लोग जो है जीत गए, मुजफ्फरजंग जीत गया, है ना। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी में मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अब देखिए गौर क्या हो रहा है, इधर तो उसका फ्रांसीसी वाला बन गया, अनवरुद्दीन हार गया। चलिए, एक अंग्रेजी कंपनी एजेंट रॉबर्ट क्लाइव ने तिरुचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए 1751 में आरकोट पर कब्जा कर लिया। 53 दिनों की घेराबंदी के बावजूद चंदा साहब आरकोट पर दोबारा कब्जा करने में विफल रहे। चंदा साहब आरकोट पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाए। वर्ष 1752 में मोहम्मद अली ने चंदा साहब को फांसी दे दिया। चंदा साहब को क्या किया? फांसी दे दिया मोहम्मद अली ने। वित्तीय घाटे के कारण 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ये बहुत बड़ा भूल था फ्रांसीसी का। 1754 में डुप्ले को वापस बुलाना सबसे बड़ी भूल थी। और गोडेहू उसका उत्तराधिकारी बनाई। गधा तिरिक ना गोडेहू से गधा याद रखिए।
अंग्रेज और फ्रांसीसी देशी विवादों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए और अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को बरकरार रखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए खत्म हो गया, फिर आगे चलते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है कब, देखते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध यही मेन है, जिसमें बांडीवास की लड़ाई हुआ था। बांडीवास में वास कर दिया फ्रांस को अंग्रेजों सब। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना, उसी के परिणाम स्वरूप तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, जिसका भारत में भी आंग्ल फ्रांस प्रतिद्वंद्विता पर प्रभाव पड़ा। बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में। कहाँ है वांडीवास? तमिलनाडु में। अंग्रेज ने जीता था। अंग्रेज के जनरल आयरकूट ने काउंट थॉमस आर्थर डिलाली, आर्थर डिलाली किसका था? फ्रांसीसी गवर्नर था, और कूट था अंग्रेज का। धके कूट दिया इसको, लाली को लाल कर दिया, के अधीन फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। और बुस्ती को बंदी बना लिया, बुस्सी को भुस्सी बना दिया। इस लड़ाई के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस के संधि होगा 1763 में। फ्रांसीसियों को उनके कारखाने लौटा दिए गए, लेकिन युद्ध के बाद उसका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया। डुप्ले के बारे में था पढ़ ले। डुप्ले मेन फ्रांसीसी गवर्नर था। 1741 में भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था डुप्ले ने, है ना। उन्होंने क्या किया? पहले पांडिचेरी का भी कार्यभार संभाला था, जहाँ पे निजी व्यापार के कारण अमीर बन गया। एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने पांडिचेरी के चारों ओर किलेबंदी किया था डुप्ले। मुगल सम्राट और दक्कन के सूबेदार मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को नवाब की उपाधि दे दिया था। कौन? मुजफ्फर जंग ने। कर्नाटक के युद्ध के दौरान वो अपनी राजनीतिक कौशल के कारण जाने लगा। डुप्ले जो राजनीतिक कौशल कब जाने लगा? कर्नाटक युद्ध में। नवाब के संरक्षण में फ्रांसीसी हितों की रक्षा किया था, है ना। मुजफ्फर जंग जीता था। भारतीय सम्राटों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय डुप्ले था। मेन है, भारतीय सम्राट के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहा था डुप्ले, है ना। राज विलय की नीति नहीं, सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। राजा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। उसके उम्मीदवारों हैदराबाद और के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब के जीतने के बाद उन्होंने डुप्ले को महत्वपूर्ण रियायतें दी। डुप्ले जो है भारत में सहायक संधि प्रथा का प्रवर्तक था, बोले थे ना। इसका कॉपी कर लिया अंग्रेज सब। डुप्ले तो सफल नहीं हुआ। सहायक संधि प्रथा का प्रवर्तक कौन था? डुप्ले, क्योंकि उसने हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना रखी थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की शुरुआती हार के कारण वर्ष 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया, गोडेहू बन गया था। इसे ऐतिहासिक भूल कहा जाता है। इसके कारण अंततः अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। डुप्ले रहता तो कुछ हिला के रखता। डुप्ले की कमजोरी क्या थी जी? वह पर्याप्त तेजी से कार्य अक्षम था। वह पर्याप्त तेजी से कार्य करने में अक्षम था। करने के बजाय सोचने और उनके घटित होने की आशा करने में बहुत समय लेता था। डुप्ले के निरंकुश व्यवहार के कारण फ्रांसीसियों में झगड़ा होने लगा। फ्रांसीसियों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया डुप्ले के निरंकुश व्यवहार के कारण। उनके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था और न ही उसने लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकार उनके विचार जमीनी हकीकत से बहुत दूर थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फ्रांसीसी जो है अंग्रेज से क्यों हार गए जी? सोचने की बात है। फ्रांसीसी पे बहुत टक्कर दिया था, अंग्रेज से क्यों हार गया? अंग्रेजी कंपनी कम सरकारी नियंत्रण वाला था। फ्रांसीसी सरकारी कंपनी था, सरकारी नियंत्रण उस पर ज़्यादा था। जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, उसने जिससे क्या हुआ? विलंबता सरकारी नीतियों के कारण बाधित थी। पहला तो सरकारी नीति के कारण दिक्कत हुआ। अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठ था। अंग्रेजी नौसेना श्रेष्ठ थी। उन्हें फ्रांस और भारत में उसकी संपत्ति के बीच सामुद्रिक संपर्क को कम करने में मदद मिला। अंग्रेजी नौसेना श्रेष्ठ कहिए ना। अंग्रेजों ने विस्तार के दौरान कभी भी अपने व्यावसायिक हितों की उपेक्षा नहीं की। जब विस्तार करा तो व्यावसायिक हितों से कोई समझौता नहीं। इस प्रकार उनके पास युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक धन की कमी नहीं होती थी। व्यवसाय होता था, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, तो क्या हुआ? पैसों की कमी नहीं था उसके पास।
दूसरी ओर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के अधीन अपने व्यापारिक हितों के अधीन होने के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। ये भी कारण था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ब्रिटिश के पास हमेशा सर आयरकूट, ब्रिटिश के पास गवर्नर भी बहुत मस्त मस्त था, सर आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव जैसे बेहतर सैन्य कमांडर थे, जबकि फ्रांसीसी के पास एक अच्छे सैन्य रणनीतिकार डुप्ले ही था। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजों की सफलता के पीछे एक कारण, भाई बहुत सारा यूरोपीय कंपनी आया तो अंग्रेजें क्यों सफल हुआ, क्या कारण था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी। क्या था? निजी कंपनी था, यही कारण था। निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित थी। उनके प्रतिस्पर्धा के विपरीत जो राज्य के स्वामित्व वाली और सामंतवादी थी। चलिए, अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठता थी, नौसैनिक श्रेष्ठता थी। उन्हें पुर्तगाली को हराने के साथ साथ हिंद महासागर में अन्य प्रतिस्पर्धियों के विस्तार को भी सीमित कर दिया था। नौसैनिक अच्छा था तो पुर्तगाली को तो हरावे किया, अन्य प्रतिस्पर्धियों को भी हरा दिया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने भाप इंजन और पावर लूम जैसी मशीनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि किया। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो भाप इंजन, पावर लूम जैसी मशीन वहाँ पे डेवलप हुआ। इंग्लैंड को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद किया ये सब। ब्रिटिश सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। क्या थे? प्रशिक्षित थे। कुशल नेतृत्व में सेवा दी गई, जिसे अंग्रेजों के युद्ध में बड़ी सेनाओं की हराने में मदद मिला। ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता ने उनके व्यापार को समर्थन दिया, जबकि फ्रांस अन्य देश क्रांतियों और हिंसा में फंसे गए। स्पेन, पुर्तगाल या डच की तुलना में ब्रिटेन जो है धर्म को लेकर कम उत्साही थे। उस शुरू में जो है धर्म के लिए कम उत्साही थे और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कम प्रेरित थे। इस वजह से इसके जो है पुर्तगाल तक देखते थे जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था। इसके शासन के विषयों ने इसे अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में अधिक स्वीकार किया, है ना। लोग स्वीकार किया कि चलो अच्छा है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, कम करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक था, सोचिए बैंक को बना लिया। अंग्रेजों को धन प्राप्त करने के लिए ऋण बाजार का उपयोग करने में मदद किया। इस प्रकार कंपनी के पास अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए धन उपलब्ध था। इसकी तुलना में आर्थिक रूप से ब्रिटेन के पास प्रतिस्पर्धियों की कोशिश, ब्रिटेन के पास जो है प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में फ्रांसीसी अंततः दिवालिया हो गया फ्रांसीसी दिवालिया हो गया। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब जो है 1658-1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता के अंत की शुरुआत हो गई थी। जब औरंगजेब मरा ना, तो मुगल सत्ता की शुरुआत अंत होने लगा था। बाद में मोहम्मद शाह के शासन के दौरान जो है हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब में स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है ना। मराठों ने शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए जोर लगाना शुरू किया, क्योंकि कई क्षेत्रीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया था। मुगलों के सामने क्या चुनौती थी जी? बाहरी चुनौती थी। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, 38-39 में, जिसको करनाल की लड़ाई कहते हैं। मुगल सेना को हरा दिया नादिर शाह ने। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मयूर सिंहासन जो है, कोहिनूर हीरा हो गया, मयूर सिंहासन हो गया, कई मूल्यवान वस्तुएं मुगलों से छीन लिया गया। नादिर सिंहासन, यह नादिर शाह जो है जो कोहिनूर हीरा लेके भाग गया, है ना। यही नादिर शाह क्या किया? कोहिनूर हीरा लेके भाग गया था, मयूर सिंहासन लेके भाग गया। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु के पश्चिम में राजनीति के रूप में महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र हासिल कर लिया। काबुल सहित तो करबे किया, पश्चिम वाला क्षेत्र हासिल कर लिया। इस प्रकार भारत फिर एक बार फिर उत्तर पश्चिम से होने वाले हमलों से अनुरक्षित हो गया। भाई पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में नादिर शाह का कब्जा हो गया तो हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया ना। चल दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया है, तो देख लेते हैं कैसे आक्रमण किया है जी। 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया अहमद शाह अब्दाली। मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक को शासन सौंप दिया।
अफगान के कार्यवाहक को शासन सौंप दिया, मतलब अब्दाली। अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और नजीब उद दौला रोहिल प्रमुख को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी थी। आलमगीर द्वितीय को क्या कहा? मुगल सम्राट, और नजीब उद दौला को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी, जिसे अब्दाली के एजेंट के रूप में कार्य करना था। समझे ना कि अब्दाली के एजेंट रहेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ 1761 में, हुआ ना। अब्दाली वापस आया और मराठों को हरा दिया, मराठों को ठोक पीट करके ठीक कर दिया। तो कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई यह तय नहीं कर पाया कि भारत में कौन शासन करेगा, लेकिन यह तय कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। कौन? मराठा शासन नहीं करेगा। मराठा को एकदम हालत ख़राब कर दिया, नहीं तो मराठा एकदम मुगल का विकल्प बन जाता। औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासक। चलिए, औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासक बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, इससे शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता था? शाह बेखबर। बेखबर होता था कामकाज से। उन्होंने मराठा, राजपूत और जाटों के बीच शांति नीति अपनाया था। मराठा, राजपूत और जाटों के बीच में शांति नीति अपनाया था। बाद में सिख नेता बहादुर विद्रोह करने लगा। जहांदार शाह 1712 से 13, ये क्या किया भाई? जुल्फिकार खान की मदद से सम्राट बना था जहांदार शाह, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री बना दिया जुल्फिकार खान को। उन्होंने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए इजरा प्रणाली शुरू किया था। जहांदार शाह ने जजिया समाप्त कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। फर्रुख सियार क्या किया? ये तो गजब किया भाई, फरमान दे दिया था। वह सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। सैयद ब्रदर्स किसको बोलते हैं? सैयद ब्रदर्स को बोलते हैं किंग मेकर, है ना, किंग मेकर। 6-7 राजा को अथी कर दिया था, बना दिया था, उतार दिया था गद्दी से। तो सैयद ब्रदर्स कौन था? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। इसके मदद से जहांदार शाह की हत्या किया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फर्रुख सियार बना शासक। बाद में दरबार में वजीर और मीर बख्शी भी बने गए। कौन? यही दोनों, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया फर्रुख सियार, और जजिया जो है और तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया, जैसे कदमों में देखा गया। चलिए, वर्ष 1717 का फरमान देकर अनजाने में अंग्रेज को आगे बढ़ाने में सहायता किया। 1717 में जब जॉन सुरमन को दिया था ना फरमान। वर्ष 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुख सियार को गद्दी से हटा दिया। बताइए, इस प्रकार फर्रुख सियार अपने सरदारों द्वारा मारा जाने वाला पहला मुगल सम्राट बना। फर्रुख सियार को मार दिया। रफ़ी उद दराजत। सभी मुगल शासकों में उसका संख्या सबसे छोटा था। रफ़ी उद दौला 1719 में शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था। उन्होंने सैयद बंधु द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया, है ना, कि सैयद बंधु क्या था? किंग मेकर। उन्होंने जिन्होंने सत्ता केंद्रित कर ली थी। चलिए आगे चलते हैं। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह 1719 से 48, अच्छा समय तक रहा मोहम्मद शाह। उन्होंने निजाम उल मुल्क की मदद लेकर के सैयद भाइयों को मार डाला। ये ठीक किया, सैयद भाइयों को मार डाला कि भाई बहुत ही सब उलट पुलट करता है। जिन्होंने बाद में हैदराबाद के स्वतंत्र शासक की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। उन्हें करनाल की लड़ाई 1739 में नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा। करनाल की लड़ाई 1739 में जो है नादिर शाह से कौन लड़ा था? मोहम्मद शाह। हार गया बेचारा, डर गया था पूरा। चलिए, अहमद शाह बहादुर 1748 से 54 की बहादुर एक अक्षम शासक था, जिन्हें राज मामलों को रानी माँ उद्धम बाई के हाथों में छोड़ दिया। बताइए, उद्धम बाई के हाथों में छोड़ दिया। बाद में उद्धम बाई को किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी। आलमगीर द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। 1754 से 59। आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र था? सम्राट जहांदार शाह का पुत्र था, है ना, जहांदार शाह का। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 15, 1757 में दिल्ली पहुंचा। ईरान के आक्रमणकारी कौन थे? अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंचा था। उसके शासनकाल के दौरान 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय 1700
1860 से 1806। इसके शासनकाल में 2 निर्णायक लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, बक्सर की लड़ाई 1764 में। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में, हस्ताक्षर किए गए, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थी। शाह आलम द्वितीय जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। मुगल अंग्रेजवा सब पकड़ के कहा करो संधि, रॉबर्ट क्लाइव आया था। तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अंग्रेजों को क्या मिला भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अंग्रेज को क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। एक फरमान जारी किया गया, उन्होंने अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उन्हें अंग्रेजों द्वारा पेंशन दिया गया। किसको, शाह आलम द्वितीय को। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 37, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दिया। अब भेजा था ब्रिटेन, बोला ना कि थोड़ा सा मेरा पेंशन बढ़वा देना। बेचारा राजा राम मोहन राय वहीं मर गए और उसका पेंशन भी नहीं बढ़ा। 1835 में क्या हुआ, शासनकाल में, इसके शासनकाल में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट के अधीनता के रूप में संदर्भित करना बंद कर दिया। कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब हम मुगल सम्राट के अधीन नहीं है। सम्राट नाम वाले सिक्के को उत्पादन करना बंद कर दिया कि अब हम अपने सिक्का उत्पादन करेंगे। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह द्वितीय। जानते हैं इसको देशभक्त की संज्ञा दी गई है क्योंकि 1857 क्रांति में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट घोषित किया गया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई और बहादुर शाह द्वितीय की कब्र है वहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। हैदराबाद में क्या हुआ, इसकी स्थापना किलिच खान ने किया था। हैदराबाद की स्थापना कौन किया था जी, किलिच खान, जो निजामुल उल मुल्क के नाम से मशहूर थे। उन्होंने पहले मुगल साम्राज्य के तहत वजीर के रूप में कार्य किया था। कौन, किलिच खान। लेकिन बाद में उनका मोह भंग हो गया। सकरा खेड़ा की लड़ाई 1724 में किलिच खान ने दक्कन के मुगल वायसराय को हराया था और नियंत्रण ग्रहण किया था। वह वायसराय बन जाता है और खुद को आसफ जाह की उपाधि देता है। खुदे की उपाधि दे देता है, बताइए, आसफ जाह की उपाधि। चलिए अवध में देखते हैं, अवध में क्या हुआ। सादत खां, अवध की स्थापना कौन किया, सादत खान ने। बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। सादत खान ने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर लिया था। सादत खां क्या किया, आत्महत्या कर लिया नादिर शाह के डर से। भारी लूट की मांग कर रहा था नादिर शाह। उसके बाद सफदरजंग अवध के नवाब बने थे। बंगाल में, चलिए बंगाल तो मेन है। मुर्शिद कुली खां स्थापित हुए, जो बाद में उनके बेटे शुजाउद्दीन को हस्तांतरित हुआ। बाद में अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाला, वार्षिक कर देकर राज्य को मुगल साम्राज्य में स्वतंत्र कर लिया गया। मैसूर का चलते हैं, मैसूर का सेठ टीपू सुल्तान। शुरुआत में मैसूर पर क्या हुआ जी, वाडियार राजाओं का शासन था। किसका था, वाडियार राजाओं का शासन था, पता है ना। हैदर अली ने सत्ता संभाली और अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध में शामिल रहे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। केरल में चलते हैं। केरल में क्या हुआ जी, केरल में मार्तंड वर्मा के अधीन जो है क्या हुआ, केरल में एक संप्रभु राज्य बन गया केरल। राजधानी थी त्रावणकोर। उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, अपनी सेना को पश्चिमी सिद्धांतों के अनुसार संगठित करने का प्रयास किया। अब चलिए जाट में चलते हैं। जाट 1669 में गोकुला ने मथुरा में मुगलों के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया, हालांकि यह सफल नहीं हुआ। बाद में चूड़ामन और बदन सिंह ने सफलतापूर्वक भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। कहाँ पे, जाट चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। सबसे उल्लेखनीय नेता थे जाट नेता सूरजमल। क्या किया इन्होंने, आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल करने के लिए क्षेत्रों का विस्तार किया। सूरजमल के बाद जाट जो है छोटी छोटी रियायतों में विभाजित हो गया। सिख के बारे में चलते हैं। सिख, औरंगजेब का शासनकाल। 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब द्वारा हिरासत में लिया गया और मौत की सजा दी गई गुरु तेग बहादुर को। क्यों भाई, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण। गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को खुलकर विरोध किया था। उन्होंने अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सिखों के हिंसक समूह में बदल दिया। कहा कि भाई अपने अधिकार की रक्षा करो। उन्होंने
क्या किया? सिख को एकदम सैनिक की तरह बना दिया। 1708 में बंदा बहादुर सिखों के नेता बने, लेकिन उन्होंने वह युद्ध में मारे गए। बंदा बहादुर बहुत लोग को मार दिया था। बाद में रंजीत सिंह ने पंजाब क्षेत्र में 12 मिसलों, महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब क्षेत्र में 12 मिसलों यानी संघों को मिलाकर के एक मजबूत सिख संप्रदाय की स्थापना की। वह सुकर चकिया मिसल नेता महान सिंह के पुत्र थे। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? सुकर चकिया मिसल के नेता थे, महान सिंह के पुत्र थे वो। सतलुज से झेलम तक फैले क्षेत्र को रंजीत सिंह ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 1802 में अमृतसर और 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। अमृतसर में 1802 में, 1799 में लाहौर पर रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि हस्ताक्षर किया, जिसमें सतलज क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दी गई। हालांकि जैसे उनका शासनकाल समाप्त हुआ ना, अंग्रेजों ने उन्हें 1838 में सात सूजा अंग्रेजी कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को पंजाब से गुजरने की अनुमति देने का सहमति देना पड़ा। अंग्रेज जो है मजबूर कर दिया तो भाई देना ही पड़ेगा। मराठा में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। पेशवाओं के नेतृत्व में वे मुगल शासनों के सबसे प्रबल विरोधियों के रूप में उभरे। कौन? मराठा मेन है प्रबल विरोधी। उन्होंने मुगल प्रभुत्व के मुख्य उत्तराधिकारी होने का दावा किया कि मुगल के मेन उत्तराधिकारी हम ही हैं, मुगल के दम स्थान हम ही लेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ भाई? मराठा के तहत कमर तोड़ दिया पानीपत की तीसरी लड़ाई। कौन भाई? अहमद शाह अब्दाली 1761 में हार गए बेचारा। इसके तहत कभी भी समान भौगोलिक विस्तार प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण क्या हुआ? उनके शासन के तहत कभी भी भौगोलिक विस्तार जितना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं आगे। रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगलों के कमजोर होने के बाद रोहिलखंड साम्राज्य की स्थापना अली मोहम्मद खान ने किया था। फर्रुखाबाद साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के पूर्व के क्षेत्रों में एक अफगान मोहम्मद खान बंगाश ने किया था। कौन किया था? बंगश ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अंग्रेजी क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएं। क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अधिकांश ने मुगल साम्राज्य की आधिपत्य को नाम मात्र के लिए स्वीकार किया था। क्योंकि मुगल साम्राज्य का ही आधिपत्य था, तो अधिकांश क्षेत्रीय राज्यों ने मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को नाम मात्र के लिए स्वीकार किया था। कुछ ने तो इसे इनकार ही कर दिया था। इन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति का उदय हुआ, जिसमें प्रांतीय शासकों को स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थानीय हितों में रुचि लेने पड़ी। आगे चलते हैं। सुदृढ़ वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य संगठन पर आधारित प्रणाली विकसित करने में विफलताओं ने उनके विकास को सीमित कर दिया। सुदृढ़ जो है वित्तीय और प्रशासनिक संगठन नहीं था, जिस कारण उनका विकास उतना नहीं हो पाया। पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगातार युद्ध हुआ। इससे इन राज्यों को इस हद तक कमजोर कर दिया कि मुगलों के बाद अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी शक्ति शून्य को भरने में सक्षम नहीं हुआ। मराठा भी नहीं सक्षम हुआ। कृषि आय में भी गिरावट आ गया। कृषि आय में आई गिरावट तथा जागीर चाहने वाले मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण जागीरदारी संकट गहरा गया। कला, वास्तुकला और संस्कृति का विकास। चलिए देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में असफउद्दौला का बनवाया गया। असफउद्दौला द्वारा बनाया गया बड़ा इमामबाड़ा। सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर पिंक सिटी जयपुर का निर्माण कराया। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनाया। सवाई राजा जयसिंह दिल्ली में, जयपुर में, बनारस और मथुरा में, उज्जैन में 5 गो, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। उन्होंने जीज मुहम्मद शाही तैयार की, जो खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में मदद मिला और समय सारणी का एक सेट था, है ना, मदद करने के लिए समय सारणी का एक सेट था। केरल में पद्मनाभपुरम महल का निर्माण कराया गया। केरल में भाषा एवं साहित्य देख लेते हैं। 18वीं सदी में
उर्दू भाषा और शायरी का विकास हुआ। सौदा नजीर और मिर्जा गालिब जैसे प्रसिद्ध उर्दू कवियों ने उर्दू को मुख्य में लाने में मदद किया। त्रावणकोर के शासकों ने कुंचन नाबियार जैसे कवियों की मदद करके मलयालम साहित्य को समर्थन किया। तमिल भाषा में सितार कविता का विकास भी तयुमनावर 1706 से 44 जैसे कवियों का द्वारा हुआ। आगे चलते हैं। बासिर शाह ने पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य हीर राझा लिखा। क्या लिखा? हीर राझा। सिंधी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक रिसालो है, जो उसे समय शाह अब्दुल लतीफ़ द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।